मेरा ये चल रहा है। आज हमने सीखना है पहले वैलिडेशन। ठीक, जैसे हमने कोई वैलिडेशन लगानी है जी, नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, एड्रेस को खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल को खाली नहीं छोड़ सकते। और ये देखो इसमें हमें एरर दे दी। ये एरर कहां दे रहा है? सेव चेंजेस, क्योंकि हमने इसके ऊपर वैलिडेशन लगाया। याद है कहां लगाई थी हमने? बोलो मॉडल। ये लिखे हुए हैं, जहां जहां रिक्वायर्ड लिखा है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। रेंज में एज की बता दिया, इतने से बीच की एज एंटर होगी। ऐसे ही ईमेल का फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए। तो अब आपके प्रॉपर ये मैसेज भी आने चाहिए। अभी तो एकदम से एरर आ गई। अब एक नॉर्मल यूजर के लिए तो एरर है। तो आज हम लोग पहले वैलिडेशन पे टाइम लगाएंगे। टॉपिक है वैलिडेशन। एक वैलिडेशन होती क्लाइंट साइड वैलिडेशन पता है सबको, चेक्स लगाने हैं भाई, कैसी इंफॉर्मेशन आपको पास करनी है, कैसी नहीं। दैट इज वैलिडेशन। जैसे डाटाबेस में कंस्ट्रेंट कहते हैं, चेक्स होते हैं ये सारे। ठीक, कोई फोन नहीं आता क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है 90% वो यूज होती है। क्लाइंट साइड कौन सी? जैसे कभी आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, साइन अप करते हैं, तो वहां टेक्स्ट बॉक्स लगे होते हैं। उन टेक्स्ट बॉक्स में आप लोग एक डिटेल डालते हैं। गलत डिटेल डाली होगी तो वहां मैसेज आ जाता है। ठीक, अब क्लाइंट साइड का क्या मीनिंग है? देखो वैलिडेशन तो हम लोग ASP डॉट में भी लगा सकते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स खाली है कि नहीं। यह छोटा एग्जांपल है। अगर मैं लिखना चाहूं कंट्रोलर में जाके, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर है, ये सेव का कोड है, यहां पे आपने लिखना है। ये मैं यहां लिख दूं एक स्टूडेंट डॉट नेम। मान लो अगर ये एम्प्टी है तो क्या करें? लिख सकता हूं मैं, कोई रोक थोड़ी, ऐसे लिख नहीं सकते। स्टूडेंट डॉट एड्रेस सारा चेक कर सकता हूं मैं इफ लगा के। ठीक, लेकिन ASP.NET कहां रन होती? सर्वर। कहां पे रन होती है? सर्वर पे। इसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? सर्वर पे। आप खुद बताओ कि कुछ ऐसी वैलिडेशन है, उस केस में आपको सर्वर पे जाना पड़ेगा। ठीक, जब आप सर्वर पे जाओगे बार बार, फिर पेज सर्वर से वापस आएगा, परफॉर्मेंस तो स्लो होगी। अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी है, नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, एड्रेस को खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल को खाली नहीं छोड़ सकते। अब इसमें ASP.NET का क्या रूल है? अब उस केस में पेज सर्वर पे जाएगा, ये खाली है, फिर पेज सर्वर से क्लाइंट की मशीन पे आएगा, फिर आप भरोगे, फिर कोई चीज और में गड़बड़ी होगी, फिर पेज सर्वर पे जाएगा, फिर पेज सर्वर से क्लाइंट से। तो वो इसी प्रोसेस में पेज काम करेगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कुछ वैलिडेशन ऐसी होती है जिसमें सर्वर की जरूरत नहीं होती सर्वर पे जाने की। जैसे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेव। दो टेक्स्ट बॉक्स ही कंपेयर करने हैं, उनकी वैल्यू को। पासवर्ड इतनी कैरेक्टर का होना चाहिए, एज इतनी है, जैसे रेंज दी है मैंने। कंक्लूजन में कहने का मतलब मेरा यह है कि काफी वैलिडेशन हम क्लाइंट साइड पे
ठीक, चेक कर लेते हैं कि पहले डेटा डाला है तो ही पेज सर्वर पे जाना चाहिए। अगर आपने वैलिड डेटा नहीं डाला तो पेज सर्वर पे जाना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, पेज बार बार सर्वर पे, अगर वो वैलिडेशन आप ASP.NET में लगा दोगे यहां पे, तो पहले पेज सर्वर पे जाएगा, देखेगा नेम खाली है, फिर वो पेज सर्वर आते हैं वापस आएगा, फिर सर्वर पे जाएगा, फिर देखेगा एड्रेस खाली है। तो मतलब कहने का बार बार वो सर्वर पे हिट करेगा। हम तो ये चाहते हैं जैसे याहू का साइन अप पेज है, 15 कॉलम भरे, सारे वैलिड हैं, बस एक बार ही पेज सर्वर पे जाए। तो इसके लिए हमें सीखनी पड़ती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड पे ASP.NET काम नहीं करती है। क्लाइंट बताया हुआ ASP.NET हमारे घर में रन नहीं होती। क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन के लिए यूज होती है आपकी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट क्या आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड पे रन हो। तो काफी वैलिडेशन है जो क्लाइंट साइड पे मैनेज हो जाती है, कुछ तो सर्वर पे भी चाहिए होगी। तो दूसरी वैलिडेशन होती सर्वर साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन का मीनिंग क्या, जैसे मान लो आपको ये चेक करना है कि ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो वैलिड है कि नहीं। वो तो क्लाइंट साइड पे ठीक, तो उसने ही चेक करना ना, @ लगा प्रॉपर की नहीं, .com लगा या कुछ ऐसे जो भी उसके ईमेल का फॉर्मेट होता है, उसके सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी है कि ईमेल डुप्लीकेट तो नहीं है, अब ऑलरेडी किसी का ईमेल होगा डाटाबेस के अंदर, सेम ईमेल दो बंदों का नहीं डालने देंगे ना हम लोग। तो फिर उस केस में डाटाबेस में जाके क्वेरी लिखेंगे, ये वाला ईमेल डाटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करता, फाइंड वाला काम अगर एग्जिस्ट करता है तो मैसेज आ जाए ईमेल इन यूज। अब ये वैलिडेशन तो कहां चेक होगी, सर्वर। तो फिर हमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी आनी चाहिए। तो वैलिडेशन में 2 टाइप्स की होती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड। बात समझ आ गई। कुछ वैलिडेशन है जो सर्वर पे चेक करनी पड़ती हैं, पर 90% वैलिडेशन आपकी क्लाइंट साइड से ही मैनेज हो जाती है। खाली है, ऑप्शनल कॉलम है, ठीक, या कंपल्सरी कॉलम है, उन्हें खाली नहीं छोड़ सकते, स्टार लगा होता है। क्लाइंट साइड पे चेक करो, सर्वर पे क्या चेक करना है इसमें, ठीक। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम चाहिए, उसमें कोई सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको ये चेक करना है यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए तो सर्वर पे जाना पड़ेगा। डाटाबेस में क्वेरी बनेगी, चेक करेगा कि ये यूजर नेम डाटाबेस में है तो नहीं पहले से, सर्वर साइड पे जाना पड़ेगा। तो पहले लॉजिक समझो क्लाइंट साइड और। तो यहां कुछ वैलिडेशंस हमारे पास बनी हुई है और कुछ नहीं भी बनी है जो बनानी पड़ेगी। तो जो बनी पहले हम वो यूज करेंगे, और कोई मर्जी से बनानी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं कस्टम वैलिडेशन, वो भी बनाएंगे। तो हम 3 चीजें पढ़ेंगे वैलिडेशन में, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन एंड कस्टम वैलिडेशन। आज और कल हमने यही डिस्कस कर, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खुद ही सोचो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, वैलिडेशन का रोल इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे पहले क्या करना है, वैलिडेशन के लिए कुछ जावा स्क्रिप्ट बनी हुई है हमारे पास, ठीक, वो मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रिप्ट फोल्डर पे जाओ, पूरा ध्यान से। यहां कई
फाइल है, लेकिन कईयों में वैलिडेट लिखा आ रहा है। देखो ध्यान से, ये देखो jQuery.validate jQuery.validate लिखा रहा ना, इसका मतलब ये वाली फाइल किसकी है? वैलिडेशन। ये 4-5 फाइलें हैं जावास्क्रिप्ट की, और जावास्क्रिप्ट कहां रन होती? क्लाइंट साइड। तो पहले हम सीखने जा रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और इसके लिए जावास्क्रिप्ट फाइल बनी है, हमें बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, अब इन जावास्क्रिप्ट फाइल को एक्सेस करने के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं बंडल। क्या बनाए हैं? बंडल। तो ऐप स्टार्ट में गए और बंडल कॉन्फ़िग। अब एक और बंडल यूज, बंडल क्या है? एक फोल्डर है। ये देखो, बंडल कॉन्फ़िग में गए, यहां बूटस्ट्रैप की कहानी पड़ी थी, याद है? और यहां पे ये देखो बंडल डॉट एड, ये बना हुआ नाम देखो इसका, बंडल jQuery web। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ? स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर जाओ, jQuery डॉट वैलिडेट, और आगे लगा हुआ स्टार। स्टार का मतलब यह है कि जिन फाइल के नेम के आगे jQuery वैलिडेट है, आगे कुछ भी हो। अब यहां पे कौन सी ऐसी फाइल है? स्क्रिप्ट फोल्डर में गए तो jQuery.validate 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ कि जब हम इस बंडल को एक्सेस करेंगे तो एक फाइल नहीं है, जिस फाइल के नाम के आगे क्या लिखा होगा? jQuery.validate। 5 फाइलें वो सारी इसके अंदर है। तो अब ये वाला बंडल हमने यूज कर, ठीक है जी। ये किसके लिए है? वैलिडेशन। आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला बंडल लेआउट पे ऐड नहीं है। चलते हैं, बताया हुआ व्यूज, शेयर और लेआउट। और लेआउट में नजर मारो, एक बंडल ये तो ऐड है ना, एक ये भी ऐड है, ये भी वहां पे है मॉडर्नाइजर, और उसके बाद ये नीचे ये देखो jQuery और बूटस्ट्रैप। टोटल कितने बंडल ऐड है? 4। एक नाम याद रखो, scripts.render। जिसके आगे scripts.render लिखा है वो JS है, style.render लिखा है तो CS है। 2 बंडल ये है ऐड है, और 2 ऊपर। तो आप बंडल कॉन्फ़िग में जाओ, एक ये वाला ऐड है, मैच, ये मैच, ये बूटस्ट्रैप वाला है वहां पे, है ना? और लास्ट ये तो भी है। 4 थे ना, एक, तो ये 4 बंडल आपके मैच, बट एक बंडल आपका नहीं है। कौन सा? ये वाला। अब जो चीज लेआउट पे ऐड है वो पूरे प्रोजेक्ट पे काम करेगी। जैसे कंटेंट CSS वाला बंडल हमने यूज किया था, वहां ऐड है, सारे व्यू पे अपने आप ऐड है, क्योंकि लेआउट एक कॉमन टेम्पलेट है। लेकिन ये वैलिडेशन वाला बंडल वहां ऐड नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वैलिडेशन मुझे हर पेज पे नहीं चाहिए। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट देखो, इंडेक्स पे तो चाहिए नहीं है,
हमें तो क्रिएट पे जरूरत है, हमें अपडेट पे जरूरत है। डिलीट पे हो सकता नहीं चाहिए हो, फाइंड पे हो सकता नहीं चाहिए हो। तो फालतू में अगर मैं इस बंडल को वहां ऐड कर दूं, मतलब कहने का ये वाला बंडल है, अगर मैं इसको कहां ऐड कर दूं, लेआउट, ठीक, ये जैसे दो ऐड है ना ये वाले, इसी के नीचे मैं ऐड कर दे, चल जाएगा। लेकिन हर व्यू पे ये लोड होगा और जहां मुझे जरूरत नहीं भी होगी वहां भी लोड होगा। और jQuery कितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, उतनी फाइल्स को हर एक पेज पे ऐड करेगा तो पेज हैवी होगा। इसलिए याद रखना, हम वैलिडेशन वाला बंडल जो है वही ऐड करते जिस व्यू पे हमें चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे इस पे, कंट्रोलर और स्टूडेंट कंट्रोल। और ये आपका क्रिएट, एक इसके व्यू पे जाओ, क्रिएट के राइट क्लिक किया, गो टू, आगे, और यहां लास्ट में कहां पे, यहां हम उस बंडल को ऐड लेने जी। तो अब ये जो ऐड होना चाहिए, ये लेआउट है, देखो ध्यान से सुनो, ये रूल है या गाइडलाइन है, हमेशा ही CSS जो है कोशिश करनी चाहिए वो ऊपर ऐड हो और JS जो है वो सबसे नीचे ऐड होनी चाहिए, जिसे गाइडलाइन कहते हैं। नहीं तो ऊपर नीचे तो होता रहता, वो प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ, ये देखो, एक रेंडर सेक्शन बनाया है। रेंडर सेक्शन क्या एक जगह है जहां पे हम चाहते हैं JS वाली फाइल लोड होनी चाहिए। ठीक, ये रेंडर सेक्शन एक ब्लॉक है जिसका नाम है स्क्रिप्ट। अगर मैं एक काम करूं, बंडल एक्सेस करना है तो मैं सीधा ऐसे लिख लेता हूं यहां पे, और इसके बीच में बंडल का नाम कौन सा लिखेंगे, जो ये वाला, यही है ना, ये बंडल जो है ये आपने यहां लिखा, चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन ये कहां लोड होगा, सबसे, बट हम चाहते हैं कि सारी JS फाइल कहां लोड हो, सबसे नीचे। तो रेंडर सेक्शन एक ब्लॉक है जो हम यहां लिखेंगे, कैसे, सेक्शन, और उस सेक्शन का नाम क्या है, स्क्रिप्ट। ये आपने उठाया, और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये बस, और इसके अंदर आप इसे लिख दो। इसका मतलब होगा कि जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वैलिडेशन वाली, वो हमारे व्यू में सबसे लास्ट में लोड होंगी जहां पे ये लाइन लिखी है। अगर आप इस लाइन को उठा के यहां लिख दो तो यहां पे जगह है और कुछ नहीं। लेकिन लेटेस्ट गाइडलाइन में ये हम मानते हैं CSS ऊपर, HTML ऊपर, JS सबसे नीचे ऐड होनी चाहिए। तभी इन्होंने क्या किया हुआ, ये ब्लॉक हमें बना के दे। और ये ब्लॉक ना मल्टीपल भी हो सकते हैं ब्लॉक, एक का नाम स्क्रिप्ट रख दिया, एक का स्क्रिप्ट 1, एक का
स्क्रिप्ट 2 एक का स्क्रिप्ट। अब इसको एक्सेस कैसे करोगे? ऐसे होगा जैसे लिखा है स्क्रिप्ट 1 तो 1 वाली जगह ऐड हो जाएगा, स्क्रिप्ट 2 तो 2 वाली जगह। मल्टीपल रेंडर सेक्शन हो सकते, अभी तो एक की जरूरत है, एक तो एक ही बेसिकली मैंने यहां 2 चीजें बताई। वैलिडेशन वाले बंडल को कैसे एक्सेस करना है, ये तो सीधी है स्क्रिप्ट डॉट रेंडर, और ये वाला नाम मैंने नहीं बनाया, ये कहां बना हुआ, ये उठा लिया ध्यान से, और इस बंडल को हमने क्रिएट पे एक्सेस कर दिया। एक काम ये हो। दूसरा था, चीजें याद रखनी पड़ेगी क्या चीज थी। दूसरा था कि जो वैलिडेशन वाली जो जावास्क्रिप्ट है वो सबसे नीचे लोड होनी चाहिए, ये गूगल की गाइडलाइंस है, ठीक। तो फिर यहां पे मैंने इसका रेंडर सेक्शन के लिए ये बना हुआ सेक्शन था, मैंने इस सेक्शन को यहां से एक्सेस कर, ठीक। और यहां पे ये, ठीक। अब क्या करेगा स्क्रिप्ट रेंडर, क्या करेगा, जो वैलिडेशन वाली 5-6 फाइल्स हैं वो कहां लोड होगी, इसकी जगह, बस इतना फर्क है। और ठीक, अभी आप रन करो, और ये वैलिडेशन ने काम करना शुरू कर, जावास्क्रिप्ट लग गई ऊपर। अब देखना आराम से करेंगे, यूजफुल चीज है, ठीक। इसके बिना प्रोजेक्ट नहीं बनता। जी न्यू पे क्लिक किया और जैसे सेव पे क्लिक किया खाली मैसेज आ गया, और अब ये पेज सर्वर पे नहीं जा रहा, क्लाइंट साइड पे चेक हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? हम एक काम करेंगे, कोई चीज मुंह से बोल के चुप नहीं होनी चाहिए, पूरा याद ब्रेक पॉइंट लगा, ना बोला ठीक ऐसे होता नहीं, समझो उसकी। अब ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ये ASP.NET का कोड है, तो जब पेज सबमिट करोगे सर्वर पे यहां जाएगा, क्या अब जाता है? नहीं, जब तक आप वैलिड डेटा एंटर नहीं करोगे वो यहां नहीं जाएगा। और ये वैलिडेशन उसने कहां से उठाई, तो मॉडल पे लगा, ये न्यू, और नहीं जाने दे रहा है, ठीक। अगर ठीक डेटा डालोगे तो जा सकते, जितना मर्जी जोर से क्लिक करो, और यहां पे मान लो ये नेम, एड्रेस, ये हट गई। अब एज पे भी लगाई है हमने कोई, है ना, लो मैंने ये तो लिखी है, लो कर दिया काम, लिखा रहा एज फील्ड मस्ट बी बिटवीन 18 to 25, तो यहां पे आप लिख दो 23, लिख दिया। ईमेल है, प्रॉपर ना लिखो, ये लो मैंने सिंपल ऐसे लिख दो, लिखा रहा है ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक। अगर आप प्रॉपर @ लो जी कॉम, अब ठीक। अब जैसा लिख दिया, सेव पे क्लिक करो, अब ठीक है डेटा, अब ये सर्वर पे जाएगा, और ये कोड की कहानी बताइए, आईडी ऑटो जनरेट है, बाकी डिटेल तो आती है, एक F10 नल भी नहीं है, ऐड किया, सेव किया और इंडेक्स। तो अगर आप वैलिड डेटा एंटर नहीं करोगे सर्वर पे नहीं जाओगे, और ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन में काम करना शुरू कर।
हम चाहते हैं जो मैसेज आ रहे थे वो मेरी मर्जी के आने चाहिए। वो जैसे वहां व्हाइट बोर्ड आ रहे थे, ठीक ये मैं बात कर रहा हूं ये न्यू स्टूडेंट और ये मैसेज ऑफ नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड दिखा रहा है। आप ठीक करने मैसेज थोड़े तो फोकस कहां जाओ, मॉडल जहां वैलिडेशन हमने लगाई, मॉडल पे गए, जैसे रिक्वायर्ड यहां पे मैसेज भी देना है तो इसी के अंदर हम कुछ चेंज कर, क्या लिखोगे, एरर मैसेज, ठीक, और यहां लिख दिया नेम। अब इसमें मैसेज ये आ रहा, नहीं तो वो आ रहा था जिससे व्हाइट बोर्ड था, देख लो। जैसे ईमेल एड्रेस है, इसमें मैसेज तो इसका भी कर लो एरर मैसेज। हम प्रॉपर एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस है नहीं, ये चीज ठीक। यहां पे रेंज एरर मैसेज, ठीक, एज बिटवीन 18 to 25, कस्टम मैसेज दे दो। ये देखो रन करो, नेम एम्प्टी, जब कोई डाटाबेस लेवल का चेंज करो, जैसे रिक्वायर्ड लगाया है तो रिक्वायर्ड हटा दो, तो फिर ऐड माइग्रेशन ही करनी पड़ेगी, ठीक। जैसे रिक्वायर्ड लगा दिया, अब हटाना रिक्वायर्ड, हटा दोगे फिर माइग्रेशन आपको दोबारा से चलानी पड़ेगी। ये तो सिर्फ मैसेज है, मैसेज का डाटाबेस का कोई लेना देना नहीं है। देखो माइग्रेशन दोबारा तब चलानी, मान लो अब आपको याद आया कि एड्रेस ना मतलब खाली हो सकता है, आपने यहां से ये हटा दिया, अब ये नहीं चले, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड माइग्रेशन, अपडेट डेटाबेस, फिर ये काम करना शुरू। क्योंकि ये चेंजेस कहां हुए, डाटाबेस, जहां नल लेवल फॉल्स था वो हट जाएगा ना, फिर नल लेवल ट्रू हो जाएगा। तो जिसका इंपैक्ट डाटाबेस पे होगा सोचना, एक तो आपने ये मैसेज चेंज कर दिए, ठीक, कोरे होंगे ये सारे। अब उसके बाद एक और चीज, क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं एक्चुअल में बोलूं, सिर्फ वो बंडल ही ऐड करना है और तो कुछ भी नहीं करना। इतनी देर से मैं आधे घंटे से बात बोल रहा हूं, वो सिर्फ बंडल ही ऐड करना है, अपने आप जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन में काम करना शुरू कर। अब वो क्लाइंट साइड पे चेक कर रहा है, वैलिड डेटा होगा एज पर वैलिडेशन जो मॉडल पे लगाई है, तभी वो सर्वर पे जाए। स्टूडेंट लिस्ट, एक बार दोबारा से मैसेज आ गया, अगर आप ठीक नेम एड्रेस ये ठीक, वो मैसेज आ गया जो मैंने दिया था, ठीक, एंटर
एंटर वैलिड ईमेल, इसके बाद 2 वैलिडेशन लगी हुई है, रिक्वायर भी और एक ईमेल एड्रेस। एक तो इस तरह से ये हो गया। एक अब आप चाहते हो, क्लाइंट कहता है यहां नेम नहीं लिखा है, यहां हेडिंग आना चाहिए स्टूडेंट नेम, यहां स्टूडेंट एड्रेस, यहां स्टूडेंट एज और यहां स्टूडेंट ईमेल। क्या करोगे? प्रॉब्लम समझ आ गई? क्लाइंट कहता है नेम, ये जो उठा रहा है बेसिकली ये है आपके कॉलम के नेम जो टेबल में दिए। पर कई बार ऐसा होता है टेबल का नेम जो है स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डेवलपर ने तो अपने हिसाब से लिया होता नेम, कभी स्मॉल में लिख दिया, कभी कैप्स में, कैसे भी है। तो आप क्या करो? तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जैसे नेम है, तो यहां पे आप एक और लिख लो डिस्प्ले, और यहां पे नेम और यहां लिख दिया आपने स्टूडेंट नेम। इसका डाटाबेस पे कोई इंपैक्ट नहीं, ये तो डिस्प्ले नेम चेंज होगा, यानी जो स्क्रीन पे आपको नजर आए स्टूडेंट नेम। अब इसी तरह से यही चीज आप यहां स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज। फायदा क्या है? यहां मैं एक जगह चेंज करूंगा, जहां जहां यूज हो रहा होगा वहां वहां। अब इसके लिए माइग्रेशन चलाने की जरूरत नहीं, माइग्रेशन जैसे रिक्वायर्ड है, वैलिडेशन को इस तरह से लगी है। अब आप देखो, आपने ये लिखा और जो लेबर फॉर लिखते हैं डिस्प्ले नेम फॉर, ये उसका फायदा पता चल, जहां नहीं लिखोगे वहां नहीं आएगा। लेकिन ये चीज आई क्यों? क्योंकि जब मैंने क्रिएट का व्यू बनाया हुआ, तो यहां पे ये देखो लेबल 4 या डिस्प्ले नेम 4 यहां तो काम कर गया, लेकिन ये देखो लेबल 4 लिखा हो ना हेडिंग उठाने के लिए, ऐसे डिस्प्ले नेम 4 भी होता है, लेकिन इंडेक्स पे क्यों नहीं उठा? देख लो, राइट क्लिक, गो टू व्यू। आप ये चीज समझो, यही है ना? तो मैंने यहां क्या किया था, स्टैटिक हेडिंग देखिए, नेम है, अब ये थोड़ी चेंज होगी। अगर चाहते नहीं ये भी वहां के हिसाब से चेंज हो जाए, क्या करो, इसकी जगह क्या लिखोगे? @HTML, वहीं से उठाओ, डॉट डिस्प्ले नेम 4 या लेबल 4 हेडिंग, ठीक। और ये मॉडल m डॉट नेम, डिस्प्ले नेम 4 दे रहा है
क्या देखो आ गया स्टूडेंट नेम। इसी तरह से आप तो समझ गए होंगे बंदा एड्रेस, एज और ईमेल। अब डिफरेंस होता है। अब ये डिस्प्ले नेम फॉर लेबल फॉर में भी होगा, वो आ गया। चलिए ये तो पढ़ लेंगे। एक फायदा ये है इसका, मॉडल में चेंज किया, पूरे प्रोजेक्ट में 100 जगह यूज हो रहा होगा, वो चेंज 100 जगह होगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज ढूंढ के लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमने मॉडल लेवल पे जो चेंजेस किए वो पूरे प्रोजेक्ट पे काम करें। जैसे डिस्प्ले किया देख लो, अब मैंने यहाँ नहीं लिखा, सीधा हेडिंग लिखा था नेम एज। अब आप मॉडल में कुछ और चेंज करना है, अब क्लाइंट कहता है नहीं अच्छा नहीं लग रहा स्टूडेंट, ऐसे लिखा है नेम एज। आप क्या करो, एक मॉडल में चेंज करो, यहां भी चेंज हो जाएगा, क्रिएट में भी चेंज हो जाएगा, हो सकता कल को एडिट में वहां भी चेंज हो जाएगा, डिलीट में भी चेंज हो जाएगा, डिटेल में भी चेंज हो जाएगा। एक ये देखो, रिफ्रेश करके आप चेक करो। ये था आपका एक और मेरे। अब ये सारी वैलिडेशन हो गई क्लाइंट साइड, डिस्प्ले तो चलो वैसे व्यू के लिए था, सारी वैलिडेशन हो गई क्लाइंट साइड पे। मान लो क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, तो जावास्क्रिप्ट काम करना बंद कर देगी और सारी वैलिडेशन फेल। फिर पेज कहां जाएगा, सोचना है, कोड नहीं सोचना कभी भी। मेरे पास पढ़ रहे कोड बात की बात है, वो आ जाएगा, वो तो लिख लेंगे। कोड से पहले की कहानी पे टाइम जरूर लगाया करो, कोड उसके कंपैरिजन में आसान। देखो अब मैं ये सारा एक बार क्लोज कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे एक बार ये चीज। कंट्रोलर पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया, अगर वो यहां आ गया तो सर्वर पे आ गया। जैसे अभी आप इसको रन करो तो नई चीज आने वाली है, स्टूडेंट लिस्ट, न्यू स्टूडेंट। अब देखो सेव, बढ़िया वैलिडेशन चल रही क्लाइंट साइड। जब तक वैलिड डेटा एंटर नहीं करोगे सर्वर पे नहीं जाएगा। मान लो जावास्क्रिप्ट इससे, तो हम नहीं मानेंगे, करके दिखाओ। तो अब मैं इसकी जावास्क्रिप्ट डिसेबल करूं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। कैसे करूंगा, यही आपका है जी, पेज ओपन है, मैं सिर्फ इतने की, कई लोगों की ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर सकते हैं, टूल्स में जाके एडवांस में जाके ना जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो गई, उस पे ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, ब्राउजर उतना क्लाइंट साइड पे। और जब जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, लिखी आओ जावास्क्रिप्ट का कोड, वो नहीं चलेगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक जावास्क्रिप्ट हो, jQuery हो, एंगुलर हो, रिएक्ट हो, ये सारी ना JS फैमिली, सारी JS फैमिली काम करना बंद कर देगी। अभी दिखाता हूं, इस पेज पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन है इंस्पेक्ट।
इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और ये है आपके नीचे एक विंडो आ जाएगी, ये वाली, ठीक। और यहां पे ये सेटिंग्स आ रहा लिखा हो, आपके राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स पे क्लिक करो, किया। जैसे सेटिंग्स पे क्लिक किया, यहां पे लिखा हुआ देखना, डिसेबल जावा डिबगर, और उसके अंदर है डिसेबल जावा स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट डिसेबल हो गई सिर्फ इसी इंस्टांस के लिए, सारे उसकी पूरे ब्राउजर की नहीं हुई, तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, कि कुछ बंद हो जाएगा। एक जो रनिंग है आपका, तो पहली बात ये रनिंग होना चाहिए। दूसरी बात, इसको बंद नहीं करना। आपको दोबारा बताता हूं कैसे यहां पे आ, पेज रनिंग रखो, क्योंकि हमने इसी इंस्टांस की डिसेबल करके चेक करनी है। कहीं पे भी राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, और ये सेटिंग्स, ये आ रहे सेटिंग्स, और यहां पे टिक कर, दिया जी। अब इसको बंद नहीं करना। अब आप यहां पे सेव पे क्लिक कर, एक किस पे क्लिक किया, लो। अब जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रही, उस वैलिडेशन ने काम करना बंद कर दिया, और ये देखो स्टूडेंट में कुछ नहीं आ रहा है, एक। और यहां पे आके अब वो एरर देगा, ये। अब हम चाहते हैं ये एरर ना आए, नॉर्मली जो तो बेचारा डर ही जाएगा ना, ठीक। तो अब हम लोग सर्वर पे जाके भी चेक करें। प्रॉब्लम समझ आ गई। अगर जावा स्क्रिप्ट डिसेबल करके दिखाई, ठीक। अब यहां पे कोड में क्या चेंज, अगर स्टूडेंट नल नहीं है इसके पास, एक ऐड से पहले फिर चेक करेंगे एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है, आगे लगा दो नॉट, इसका मतलब फॉल्स है। इज वैलिड देख लो क्या है, F12 प्रेस किया, ये इज वैलिड किस टाइप की है, बूलियन टाइप की, ट्रू और फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब वैलिड डेटा नहीं है, देन वो यहीं से क्या करे, रिटर्न। इसको रिटर्न करे, रिटर्न करे, उसी व्यू पे रहेगा और हमें वो मैसेज सारे डिस्प्ले हो जाए। तो यहां नोट ऑन ना लिख देना कहीं, रिटर्न व्यू, वो क्या करेगा, उसी व्यू पे रहेगा। समझ आ गई, कौन से व्यू पे, क्रिएट। और अगर वैलिड होगा तो ये ट्रू है, तो सीधा वो यहां जाए। मैंने इफ एल्स में लिखा होगा, अभी ध्यान दोगे, देखो जितनी ज्यादा लाइन का कोड लिखोगे उसको भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस बढ़ता है। जब आपने लिख दिया अगर वैलिड नहीं है, तो जब यहां से रिटर्न हो गया तो नीचे का कोड तो अपने आप ही नहीं चलेगा, तो एल्स क्यों लगाना हमने। अगर ये वैलिड है तो इस पे जाएगा नहीं, यहां पे वो ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, इस लाइन, बाकी लाइन समझ। एक
अब आप इसे रन करो और अब देखते हैं। पहली बात मुझे, जब तक आपके कोड में एरर नहीं आ रही ना, आप सीख नहीं रहे रट्टा। जब एरर आएगी उसको ठीक करोगे तब आपको समझ आए। ये तो सिंपल फंडा है कि गलतियों से सीखा जाता है। अब सीधा कोड लिखिए, यार एक ठीक चल रहा है, इसका तो रट्टा भी हो सकता है। एक कोड में एरर आएगी उसको ठीक करो, इसका रिजल्ट आएगा। ये देखो क्लाइंट साइड चल पड़ी। अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट क्लिक, पेज पे कहीं पे भी राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, सेटिंग्स, और यहां पे डिसेबल जावा स्क्रिप्ट। और ये देखो इसको एक बार वैसे रिफ्रेश कर दे ताकि मैसेज हट जाए। अब खाली मैंने सेव किया, सर्वर पे गया, इसका जावास्क्रिप्ट डिसेबल है। अभी सब इसमें क्या आ रहा है, नल, F10, कहीं नल तो नहीं है। ये देखो फॉल्स आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, फॉल्स। एक और F10 कहां गया, इसी व्यू। तो ये क्या आपका आ गया, इज वैलिड। कितने कॉलम थे, 4 ही दिखा रहा ना जहां पे, ठीक। और ये देखो ये आपको सारे एक एक कॉलम दिखा रहा है। ये जो कॉलम, जब टाइम लगेगा देखना जरूर होगी। सीधा बाहर आ गया। इसके बाद आगे का कोड नहीं चला, कंटिन्यू कर दो, ये वही उसी प्रोसेस में चले। और ये देखो आगे मैसेज वापस देखो, आगे नहीं आगे। तो मैंने क्या किया, रिटर्न व्यू, उसी व्यू पे रहा। ठीक है जी। अगर आप ठीक डेटा डालते हो, ठीक, मान लो एक रिकॉर्ड डाल लेते हैं हम लोग, और से आपने नोटिस किया ये भी नहीं हटे, रेड मैसेज नहीं रिमूव हुए, क्योंकि अब सर्वर पे जाते हैं और ये मैसेज जावास्क्रिप्ट से आ रही है। एक, हाँ, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये जावास्क्रिप्ट डिसेबल है अभी, और ये देखो वैलिड है, देखो ऐड, सेव, और ये सेव। तो ये थी आपकी छोटी सी कहानी। समझाई बात इतनी। अब हम आगे बढ़े, क्लियर है जी। प्रॉपर बच्चे जावास्क्रिप्ट डिसेबल करके चेक कर ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब आपको एक वैलिडेशन लगानी है कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये चीज क्लाइंट साइड पे नहीं हो सकती। क्लाइंट साइड पे चेक हो रहा है कि ईमेल का फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं, लेकिन ईमेल जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना। तो ईमेल आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, उसके लिए ईमेल डुप्लीकेट, तो उसकी वैलिडेशन आप सर्वर पे लगाओ। कहां लगाओगे, सर्वर पे लगेगा, क्लाइंट साइड पे नहीं। आपको डाटाबेस में जाके चेक करना है कि ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं करता है पहले से। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैसेज आ जाए ईमेल इन यूज।
ईमेल ऑलरेडी इन द डेटाबेस, कुछ भी आप मैसेज दे सकते। कहां लिखना है? नल नहीं है। अगर ये वैलिड है उसके बाद, जो समझो अगर वैलिड है तो ही चेक करने का फायदा ना, जब वैलिड नहीं तो क्या फायदा होगा। यहां पे हम लोग लगाएंगे एक वैलिडेशन, डुप्लीकेट ईमेल वैलिडेशन। एक यहाँ पे अवेयर की पता है किसी भी टाइप का डेटाबेस, तो यहाँ पे वेरिएबल ले लिया डुप्लीकेट। कैसे चेक करोगे? नॉर्मल फाइंड का कोड क्या लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट क्या लिखते हैं। बट फाइंड की कहानी मैंने बताई हुई है। फाइंड हमेशा प्राइमरी की पे फाइंड करता है। एक बार नहीं, मैं 4-5 बार बोला। फाइंड हमेशा किस पे फाइंड करता है? अब रिक्वायरमेंट चेंज है, अब आपको नॉन प्राइमरी की पे फाइंड करना है। करना फाइंड है, फाइंड होता है एक ही रिकॉर्ड आएगा, दो नहीं आएंगे, एक से ज्यादा आएंगे, वो डिस्प्ले का कोड है, वो बात की बात है। तो यहां पे आपको क्या करना होगा? क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डॉट, इसमें एक नया मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट और डिफॉल्ट। पहली बात, अब फाइंड और फर्स्ट और डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस है? पहली बात, काम दोनों का सेम है, एक ही रिकॉर्ड पे। फाइंड जो है वो सिर्फ प्राइमरी की पे फाइंड करता है। फर्स्ट और डिफॉल्ट जो है वो प्राइमरी की पे भी कर सकता है और नॉन प्राइमरी की पे भी कर सकता है। ठीक, और भी डिफरेंस है, जरूरत आएगी, प्रैक्टिकल होगा तब मैं और डिफरेंस बताऊंगा। अब इतना याद रख लो कि नॉन प्राइमरी की पे फाइंड करना हो तो फर्स्ट और डिफॉल्ट, और वही लैम्डा एक्सप्रेशन। ऐसा आपका वेरिएबल हो गया, और इस पे देखो स्टूडेंट टाइप का डिक्लेयर हुआ। उसको कैसे पता चला? जिस टाइप का स्टूडेंट। एक और एस डॉट ईमेल, और जो ईमेल कहां से आएगा? व्यू से, स्टूडेंट डॉट हो गया। वही क्वेरी हो गई, एक्स्ट्रा टेबल नेम वेयर ईमेल इज इक्वल टू, जो ईमेल कहां से आ रहा है? व्यू। एक वेयर कंडीशन हो गई। लैम्डा एक्सप्रेशन अब तो पता ही है, एस डॉट ईमेल, एस आपका वेरिएबल ऑटोमेटिकली इस टाइप का डिक्लेयर होगा जिस टाइप का ये है, और एस डॉट ईमेल इक्वल टू जो ईमेल यहां से पास करेंगे। अगर ये नल नहीं है, यानी है if duplicate email is not equal to null, अगर ये नल नहीं है क्या करें? एक, इसका मतलब ये ईमेल जो है डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है। देखो नल होगा ना तो एग्जिस्ट नहीं करता। सोचो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो डाटाबेस में वो ईमेल है तो डुप्लीकेट है। ठीक, उसका डाटा यहां आ जाएगा। तो नल का मतलब यही है
कि ईमेल डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो ईमेल डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो यहां पे मुझे 2-3 लाइन का कोड लिखना है, और इस बार 2-3 लाइन का लिखना तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई। अगर एक ही लाइन होती तो मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता। अब यहां पे मैं यूज करूंगा कि मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल और ये एरर कहां आना चाहिए? ईमेल पे। ये की का नाम है। ये ईमेल ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो, जो आपका ये वाला है, कहां ईमेल का ये वाला। अगर मैं वहां लिख दूंगा एज तो मैसेज एज में आएगा। तो ये क्या कंसीडर होगी? की। क्या कंसीडर होगी? की। ठीक। और यहां पे कॉमा देके यहां पे आप अपना मैसेज दे। आपने लिख दिया ईमेल इन यू, कुछ और भी अपनी तरफ से मैसेज, और उसके बाद रिटर्न कहां जाना है? रिटर्न अगेन व्यू, ताकि वो उस व्यू पे ही रहे और आगे का कोड ना। ब्रेक में लगा हो बस ये और जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया मैं देयर यूजर ही कर दिया। मैं कैसे कुछ नहीं सर, हम जा सकते वैल्यू हैं। लगा के जहाँ पे डिक्लेयर किया उसी में कंपेयर कर दिया आगे टाइप। जैसे ही एक हम एक ईमेल याद रख लेते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में लिखा हो, ये ठीक है, admin@gmail। ठीक, न्यू पे क्लिक किया, नेम, एड्रेस बाकी ठीक ही है, ईमेल लिख दिया admin@gmail, यही चेक करना है। सेव पे क्लिक किया आज, और ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन व्यू से आ रही है। आईडी 0 है, देखो ईमेल आ गया। F10 नल भी नहीं है, वैलिड है, यस वैलिड है डेटा। और यहां पे देखो ये ईमेल एग्जिस्ट करता है और ये नॉट इक्वल टू नल है ना। पहले से ईमेल admin@gmail इफ के अंदर गया और ये एरर आपका जो वैलिडेशन मैसेज 4 है ईमेल का, उसमें आ जाएगा। और उसके बाद ये देख लो, ये ईमेल इन। ठीक, अगर आप लोग यहां पे एज लिख दो, ये मैसेज कहां आएगा? एज। बस इतना ही फर्क होगा कि की का नाम है जहां मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो। कर लो। कल हम एडिट का कोड लिखेंगे।